हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रकाश का जो टॉप 200 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कल की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 50 तक क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, 200 क्वेश्चन मुझे को कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में दोस्तों हमेशा क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब वस्तु जो है दो ही केसेस में बनता है। पहला केस ये है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। जो अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, दर्पण के पीछे कहाँ पे बनता है, फोकस से बनता है। जैसे यहाँ से एक रे आया, ठीक है, ये रे आया और ये क्या होगा, परिवर्तन का नहीं होकर के लौट जाएगा। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे आके मिल रहा है। ठीक है, वैसी तरह एक और रे, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 रे चाहिए, तो इसको भी पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसीलिए अनंत पर रखे गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है और बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और दूसरा केस है दोस्तों, जब वस्तु प्रधान अक्ष यानी ये जो क्या है, प्रधान अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, ठीक है, तब कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तब भी इसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा और दर्पण के पीछे बने। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया, यहाँ से क्या करते हैं, एक रे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट होकर यानी परिवर्तन हो जाता है इसका पीछे की ओर। ठीक है, लेकिन जब इसको ऐसा लगता है पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस पे आकर के मिल रही है। ठीक है, अच्छा, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 रे को गुजरना पड़ेगा, 2 किरण को गुजरना पड़ेगा। तो एक किरण को हम लोग सी से आके गुजार लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ऐसा लगेगा, बढ़ाएंगे इसको कि लगेगा कि कहाँ आके मिल रहा है, सी पे आकर के मिल रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये जितना से आया है वहीं से क्या करता है, लौट जाता है। ठीक है, यानी यहीं से ये क्या होता है, लौट जाता है। तो ये दोनों रे जहाँ कट करती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो जैसे यहाँ पे इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, यानी यहाँ पे कट किया है तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो मैंने बता दिया है, अगर उसकी क्षमता 1 डी है यानी 1 डायोप्टर है तो लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर 2D है तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, यानी हवा विरल माध्यम हो गया और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब की निकट यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे इस फिगर से समझ सकते हैं, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण अभी किस में, विरल माध्यम में, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में आता है तो कहाँ होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। देखिए क्या हो गया, मुड़ गया है। ठीक है, और उसी का जस्ट अपोजिट है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर, यानी जो एफ है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, तो दोनों अवतल दर्पण होंगे। बताया था अवतल दर्पण में एफ, भी और यू ये तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और अवतल लेंस में भी ये तीनों निगेटिव होते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ यू निगेटिव होता है, बाकी एफ और भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, विरल माध्यम में जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ये मैंने बता चुका है। ठीक है, एक बार जल्दी से कल भी मैंने चार्ट दिखाया था, आज भी एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, वस्तु उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सिर्फ 2 ही केस में छोटा बनता है। एक, जब वस्तु अनंत पे हो तो बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है। और दूसरा केस है जब वस्तु कहाँ हो, 2F से परे हो तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। बाकी एक भी ऐसा केस नहीं है जो वस्तु को छोटा बने, उसका प्रतिबिंब छोटा बने। ठीक है, तो सिर्फ यही 2 केस है। इसका फिगर के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, ये पहला वाला केस था जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। तो अनंत पे हो तो इसका जो है प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है। ठीक है, फोकस पे बनता है बहुत छोटा। ठीक है, और ये दूसरा केस है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, वस्तु को 2F यानी F2 और 2F2 के बीच में रखा गया है। ठीक है, यानी 2F से परे, 2F के परे रखा गया, यानी अनंत और
2F के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो यही दो केस है मात्र जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि समतल दर्पण में तो बनता ही है आभासी इमेज, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में मात्र एक केस होता है, लास्ट वाला केस जो मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, यानी निर्वात मतलब वैक्यूम जहाँ कुछ भी ना हो, की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है। जैसे यहाँ पे जब लगभग समान दे ही दिया है तो आंसर सी मारेंगे, कम पे नहीं मारेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लगभग समान होता है। नेक्स्ट, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे कुछ भाग परिवर्तित हो जाएगी, हाँ होगा, कुल भाग अपरिवर्तित होगी, है ना, और कुछ भाग जो है अवशोषित होती है, तो तीनों हो जाएगा ना, कुछ क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, कुछ अपरिवर्तित होगी और कुछ अवशोषित हो जाएगी। नेक्स्ट है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण यानी आर में क्या संबंध होता है। तो जब सघन से विरल में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो अभिलंब से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, आर से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, तो देखिए आर क्या है, आई से क्या है, बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता कैसा चलता है। तो जब अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण दोस्तों सूर्य का दोस्तों स्थिति आभासी स्थिति का पता चलता है उसमें, ठीक है, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, अधिक सघन होता है। याद रखिए, सघन माध्यम जो होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है दोस्तों, पोल से यानी ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो पोल होता है यहीं से सारी दूरियां नापी जाती है। नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, वास्तविक। नेक्स्ट है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण भी तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ठीक है। तो आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन दोस्तों याद रखिएगा हमेशा +1 होता है, ठीक है। फिर बात करें, तैलीय कागज होता है, यानी तेल लगा हुआ जो कागज होता है क्या होता है, वो पारदर्शक नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, पारभाषक होता है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आवर्धन का क्या होता है, V/U होता है, और समतल दर्पण में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ठीक है। तो इसकी जितनी दूरी होगी, मान लेते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर पे ही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के कितना आएगा, 1 ही ना आता है, इसीलिए +1 होता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का यूज होता है। जैसे देख लीजिए फिगर में, सोलर कुकर में क्या किया जाता है, एक अवतल दर्पण होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ से प्रकाश की जो किरणें आती है वो क्या होगी, टकरा करके, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई किरण आती है तो वो कहाँ होती है, टकरा करके कहाँ से लौटती है, फोकस से होकर गुजरती है। और ये जो कुकर होता है उसको फोकस पे ही रखा जाता है, जहाँ भी जो भी किरणें आएंगी वो सारी किरणें किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हीट हो जाता है और खाना बन जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी दोस्तों अवतल दर्पण ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी से याद रखिए क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा क्या होता है, सीधा ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा के साथ साथ क्या होता है, छोटा यानी हास्यरहित भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। म्यू का मान क्या होता है दोस्तों, तो एक मिनट स्केच ले लूँ, हाँ, क्या होता है, sin I/sin R होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F क्या है, +20 सेंटीमीटर, यानी F क्या है, पॉजिटिव है। तो यह गोलीय दर्पण कौन सा होगा, तो U/V/F तीनों निगेटिव होता है अवतल दर्पण में, और यहाँ पे F पॉजिटिव बोला है, F पॉजिटिव उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में। नेक्स्ट है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परिवर्तित किरण पुंज कैसी होगी, तो परिवर्तित किरण पुंज भी दोस्तों अभिसारी ही होगी, ठीक है। याद रखिए क्योंकि दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो अभिसारी, अगर अपसारी किरण पुंज आपतित होती तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होती है, अपसारी ही होती, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज है तो आंसर भी अभिसारी होगी। नेक्स्ट है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो पता है आपको, V/U होता है।
नेक्स्ट है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो किसके, अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, वायु हो गया, पानी हो गया और कांच हो गया। नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पे, जी नहीं। आंसर हो जाएंगे, देखिए इसमें आंसर फोकस पर सिर्फ दे रहा है, देखिए फोकस नहीं होगा, यहाँ पे सी मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता फोकस और प्रकाशीय केंद्र नहीं, ओ के बीच में नहीं, सीधे क्या होता एफ और ओ के बीच में रहता है। तो 6 लास्ट वाला केस है, जैसे एक बार दिखा देता हूँ चार्ट में। देखिए लास्ट वाला केस देखिए 6 नंबर केस, जब वस्तु कहाँ रहती है, यानी प्रकाश केंद्र O तथा F1 के बीच में होगी तो इसकी प्रतिबिंब कैसी बनती है, आभासी, सीधा तथा आवर्धित बनती है। ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट ये होता। ठीक है, देखिए एकमात्र ये वाला केस है जहाँ पे वस्तु क्या बनता है, उत्तल लेंस में काल्पनिक बनता है, आवर्धित बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इस पे, यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र ये O है ना, इसके बीच में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ बन रहा है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे दर्पण इसी लेंस के इधर बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, और काल्पनिक बन रहा है मतलब क्या है, सीधा बन रहा है। ठीक है, और इससे बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। अभी इसके देख लीजिए, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। अवतल लेंस में दोस्तों सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों होता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक यानी दिखाई देता है, यानी लगभग इसके आंसर हो जाएंगे बी आंसर। एक बार इसको मैं थ्योरी दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सौर विकिरण होता है उसका जो रेंज होता है, परास होता है, जो सूर्य से जो विकिरण निकलती है उसकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर के 10⁶ नैनोमीटर तक। ठीक है, और जो मानव का आँख है, ह्यूमन आई है, वो जिस रेंज के प्रकाश को देख सकता है उसी प्रकाश को क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो हमारा आई किस रेंज के यानी किस रेंज के विकिरण को देख सकता है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। तो वही पूछा है किस प्रकाश पे दिखता है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद से जो आती है कौन सा किरणें होती है, वो औरक्त किरणें होती है। उसके बाद का जो रेंज होता है 750 नैनोमीटर से लेकर के 10⁶ नैनोमीटर, किसका रेंज होता है, औरक्त किरणें का। ठीक है, अब इसी का दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है। ठीक है, अभी इस यहाँ पे दृश्य जो वही विकिरण है उसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी, वही परास पूछ रहा है, तो एंगस्ट्रम में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, और इसी को अगर नैनोमीटर में पूछता तो कितना, मैंने बता दिया आपको 400 नैनोमीटर से लेकर के कितना तक, 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसी को एंगस्ट्रम में आंसर पूछा है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में बताते हैं, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक। देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, मतलब सर्वाधिक बोला है। देखिए तो इसमें से आंसर हम 5500 एंगस्ट्रम को मानेंगे। देखिए 4500 एंगस्ट्रम वाले भी विकिरण को देख सकता है, 6000 जो है 50 जो है इसको भी देख सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, 7000 एंगस्ट्रम तक के रेंज को देख सकता है हमारा आँख। लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए है, तो याद रखिएगा 5500 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति दोस्तों दोनों होती है, तरंग एवं कण दोनों जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे में तरंग की जो गुण होता है वो हम लोग किसके एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे विवर्तन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया है ना, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया, यानी प्रवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इस सब में हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रकाश का विकिरण की गुण कैसा है, तरंग है। और कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो गया। तो इन सब में हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रकाश का विकिरण का जो है वो कैसा है, कण के समान है, छोटे छोटे कण के समान है, पॉकेट के समान। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत छोटा। देखिए अगर ये इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, अगर ये बड़ा होगा तो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, अगर ये ही अगर छोटा होगा, ऐसे 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 बहुत छोटा होगा तो आपको लगेगा कि प्रकाश क्या है, सीधी चलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना है। लगभग में पूछा है दोस्तों तो 8.5 मिनट, यानी एग्जैक्ट पूछे तो 8.3 मिनट लगता है। ठीक है, और इसको उसमें पूछे किसमें, सेकंड में, तो 499 सेकंड। ठीक है, तो लगभग में आंसर कौन हो जाएगा, 8.5 मिनट।
तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, जो बदल जाते हैं, ठीक है, कौन सा बदल जाते हैं, तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो आवृत्ति होती है, वो नहीं बदलती है। जैसे दोस्तों मान लेते कि ऊपर वाला कौन सा है, मान लेते पानी है, या फिर हाँ ऊपर वाला पानी मान लो और नीचे क्या है, कांच मान लो, ठीक है। तो ये कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और ऊपर क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो आपको पता है प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अविरल से दूर भागती है, और इसकी जो वेग है, स्पीड क्या हो जाती है, चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो चाल क्या हो जाती है, चाल मतलब वेग, ठीक है। चाल वेग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वेग ही मान लीजिए, वेग क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, बदल जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो चेंज नहीं होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें अभी और 70 से 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।